दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को यूपी गेट पर दो टूक कहा है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तब भी आंदोलन चलता रहेगा। जी उन्होंने कहा है कि यूपी गेट, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर 5 माह से किसान डटे हुए हैं। एक तरह से यहां किसानों ने अपना गांव बसा लिया है। जी हाँ, लॉकडाउन लगेगा तो क्या गांव में लोग नहीं रहेंगे? उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगेगा तो उसके नियमों का पालन किया जाएगा। गांव से किसान यहां नहीं आएंगे, मगर जो यहां पर हैं वो यहीं पर रहेंगे। आंदोलन तो चलता ही रहेगा। जी कोरोना विरोधी टीकाकरण के प्रश्न पर राकेश टिकैत ने कहा है कि उन्होंने पहला डोज लगवा लिया है। जी हां, सीमाओं पर बैठे किसानों को टीका लगवाने के लिए आसपास के निजी अस्पतालों और प्रशासन से बातचीत की जा रही है। जी हां, सभी को टीका लगवाया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी गेट पर 28 नवंबर से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन अभी तक चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रवासियों को किफायती दाम पर अनाज मिल सके, इसके लिए सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत राशन कार्ड से लाभार्थी अनाज ले सकते हैं। जी मगर वहां मौजूद भीड़ और लंबी कतारों के चलते कई बार राशन लेने में दिक्कत होती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए आप घर बैठे अनाज मंगवा सकते हैं। ये ऐप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ही हिस्सा है। इसके जरिए आप घर बैठे ही राशन बुक कर सकते हैं। इस बारे में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य वन नेशन वन राशन कार्ड के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, उचित मूल्य की दुकान या राशन दुकान के डीलरों और अन्य अंशधारकों के बीच ONORC से संबंधित सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। यह मेरा राशन ऐप का लाभ लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना होगा। जी हां, इंस्टॉल के बाद ऐप को ओपन करके इसमें अपने राशन कार्ड की डिटेल्स भरना होगा। जी ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप ऐप से राशन घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई हज पर जाना चाहता है, जी हां, वार्षिक हज पर जाने वाले सभी मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बारे में जानकारी दी है। जी हां, तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर यह ऐलान किया गया है। वहीं सऊदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए 72 घंटे के लिए सभी लोगों को क्वारंटाइन करने का आदेश दिया है। जी हां, शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन करने के साथ मास्क लगाने की पाबंदी होगी। रिहायशी जगहों पर 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। तेजी से फैलती कोरोना महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर यह ऐलान किया गया है। जी हां, बहरहाल वैश्विक स्तर पर फिर से फैल रही कोरोना महामारी के बीच हज यात्रा का स्वरूप क्या होगा, अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी हां, पिछले साल भी नियमित हज यात्रा नहीं हो सकी थी। दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता है। जी ऐसा ही नेक काम एक BSc ग्रेजुएट युवक ने किया है। सत्येंद्र नाम के इस शख्स ने दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर के नीचे गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देना शुरू किया। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई है, ऐसे बच्चों के लिए सत्येंद्र ने उन्हें पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। सत्येंद्र करीब 250 बच्चों को फ्री में फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाते हैं। यह क्लास सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलती है। वहीं सत्येंद्र के साथ उनके साथी कमलेश और दीपक भी बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां केजी से लेकर 10वीं क्लास तक की शिक्षा दी जाती है। जी हां, IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने भी इस शानदार पहल को ट्वीट करके शेयर किया। जी हां, शेयर की गई तस्वीर में बच्चे फ्लाईओवर के नीचे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। वहीं सुशांत नंदा ने तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी शेयर किया है। जी हां, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हां, सत्येंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई और झुग्गियों के इन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए कोई भी मोबाइल नहीं था, इसीलिए बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। जी हां, साथ ही उन्होंने कहा है कि केजी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। वहीं कक्षा 9वीं की छात्रा विनीता ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाया जाता है और कक्षाएं बहुत अच्छी होती है।
दोस्तों बंगाल के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान में बंटवारा किया जा रहा है, मुसलमानों को पराया बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वे देश हित में है? बिल्कुल भी नहीं। जी हां, क्या भारत में अल्पसंख्यक तबके को पूरी तरीके से हाशिए पर डाल देने की कोशिश हो रही है? जी हां, और जो लोग अखंड भारत का सपना लेकर सत्ता पर काबिज है और जो विभाजन के डंस से पीड़ित देश को उबारने का दावा करते हैं, क्या वे इस खतरे को समझते हैं? जी हां, जिसकी कीमत एक बार मुल्क विभाजन के रूप में दे चुका है। जी पिछले दिनों भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मकथा पढ़ते हुए एक सवाल दिमाग में घूमे। जी और ऐसा लगा कि आजादी के 74 साल बाद देश एक बार फिर गलती करने जा रहा है। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे बुनियादी मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं। जी रोटी, रोजगार और छत के सवाल पीछे छूट गए हैं। जी हां, हिंदू मुसलमान के दावे ज्यादा अहम हो गए हैं। सत्ता पक्ष ने बड़ी होशियारी से दोनों के बीच एक बड़ी खाई खोद दी है। जी एक बार फिर से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यही गलती आजादी की लड़ाई के दौरान भी की गई थी, नतीजतन पाकिस्तान बना। जी तब यह गलती मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने की थी। जी आज यह गलती हिंदुओं का एक बड़ा तबका कर रहा है। अंग्रेजों के आने के बाद भी लंबे समय तक हिंदू और मुसलमान सहअस्तित्व की भावना से रहते थे। जी 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता की तस्दीक तो खुद हिंदुत्ववादी राजनीति के जनक सावरकर ने की थी। 1857 पर उनकी किताब इसकी गवाही है। जी बाद में अंग्रेजों को लगा कि अगर ये साथ रहे, यानी कि हिंदू मुसलमान साथ रहे, तो फिर भारत पर शासन करना असंभव होगा। लिहाजा बांटो और राज करो की नीति अपनाई। जी जिन्ना पर ही पाकिस्तानी लेखक इश्तियाक अहमद की किताब के पन्ने इस बात के प्रमाण है कि कायदे आजम जिन्ना का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए किया। जी जिन्ना को अपनी राजनीति के लिए यह बहुत मुफीद भी लगा। जी इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि जिन्ना के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के गहरे रिश्ते थे। चर्चिल भारत और भारतीयों को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। जी हां, वह कांग्रेस और गांधी से नफरत करते थे। कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया तो फिर अचानक जिन्ना अंग्रेजों के लिए उपयोगी हो गए। जी इसके पहले तक जिन्ना पर अंग्रेजों की कोई खास कृपा दृष्टि नहीं थी। जी याद रखने वाली बात यह है कि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की बात कही थी। उन्होंने खुलेआम कहा था कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। जी कांग्रेस हिंदू पार्टी है और गांधी एक हिंदू नेता है। उन्होंने द्वितीय राष्ट्र की वकालत की थी, यानी कि दूसरे राष्ट्र की वकालत की। जी वह कहने लगे कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये दो अलग अलग राष्ट्र है। दोस्तों अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप डेयरी फार्मिंग का कारोबार कर सकते हैं। इसे आप कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद से ही आपको इससे मोटी कमाई होने लगेगी। आपको बता दें कि आज के समय में डेयरी फार्मिंग सबसे बढ़िया सेक्टर है जहां तरक्की की ढेर सारी संभावनाएं हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी मंदी का दौर नहीं देखना पड़ता है। जी हाँ, सालों भर इसमें कमाई होती है। एक बड़ा एडवांटेज है कि इसकी शुरुआत के लिए लागत भी ज्यादा नहीं लगती है। साथ ही केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार पशुपालन के लिए लोन और सब्सिडी भी मुहैया कराती है। ऐसे में डेयरी खोलकर आप रोजाना कमाई का जरिया बना सकते हैं। जी हां, डेयरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमियों को शुरुआती चरणों में कम गायों या फिर भैंसों का चयन करना होगा। मांग के आधार पर बाद के चरणों में मवेशियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले बेहतर नस्ल की, जैसे कि गिर नस्ल की गाय खरीदें और उसकी अच्छी देख रेख और खान पान का ध्यान रखें। जी इसका फायदा यह होगा कि अधिक मात्रा में दूध का प्रोडक्शन होने लगा। जी हाँ, इससे आमदनी बढ़ेगी। कुछ दिनों बाद आप पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, अपने नाम डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप 2 गाय या फिर भैंस से डेयरी की शुरुआत कर सकते हैं। 2 पशुओं में आपको 30 से 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। जी हाँ, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद आधुनिक डेयरी तैयार करना है। इस योजना का मकसद है कि किसान और पशुपालक डेयरी फार्म खोल सकें और अपनी आय को बढ़ा सके। इस योजना के तहत बैंक से कर्ज भी मुहैया कराया जाता है। जी हाँ, खास बात यह है कि इस कर्ज पर सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, अगर आप 10 पशुओं की डेयरी खोलना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। जी हाँ, कृषि मंत्रालय की DEDS योजना में आपको लगभग 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। जी हाँ, ये सब्सिडी नाबार्ड की तरफ से दी जाती है। आपको बता दें कि हर जिले में नाबार्ड का कार्यालय होता है। यहाँ आप अपनी डेयरी का प्रोजेक्ट बनाकर दे सकते हैं। जी हाँ, इस काम में आपकी मदद जिले का पशुपालन विभाग कर सकता है।
दोस्तों देश में कोरोना की स्थिति भयावह हो रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जी हां, यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में सब कुछ बंद रहेगा। जी हां, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। जी ऐसा ही ऐलान राजस्थान सरकार ने किया है। यहां शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। जी हां, जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। वहीं बिहार से खबर आ रही है कि यहां भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जी हां, बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 6133 नए केस सामने आए हैं और 24 मरीजों की जान चली गई। जी हां, अभी बिहार में 29,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 4 चरणों का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के लिए शनिवार को यानी कि आज वोट डाले जाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है। जी दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक रैली के दौरान लोगों से केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेराव करने की मांग की, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में फायरिंग की घटना घटी और 4 लोगों की जान चली गई। कुछ बिहार में भाजपा अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष सिद्दीकी अली मियां ने माथाभंगा पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बीच थोड़ा परेशान करने वाली खबर आई है। जी हां, कोरोना पर नजर रख रहे विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में कोरोना पीक पर होगा। जी हां, कोरोना को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जहां अगले 4 हफ्तों को बेहद अहम बताया है, वहीं आईआईटी कानपुर की टीम ने गणितीय मॉडल के आधार पर कहा है कि देश में कोरोना की लहर 20 से 25 अप्रैल के बीच अपनी ऊंचाई पर होगी। जी आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रही है। 15 अप्रैल को कोरोना के केस ने 2 लाख के आंकड़े को छू लिया था। जी अभी भी संकट कम नहीं हुआ है। हमारी टीम ने जो गणितीय मॉडल से कोरोना पर नजर रख रही है उसके मुताबिक 20 से 25 अप्रैल के बीच ये आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच जाना चाहिए था। जी हालांकि हालात काफी बदल चुके हैं। जी हां, पीक वैल्यू बदलती जा रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 से 25 अप्रैल के बीच कोरोना पीक पर होगा। इसके बाद थोड़ी राहत मिलने लगेगी। अग्रवाल ने बताया कि 25 अप्रैल के बाद कोरोना से राहत मिलना शुरू हो जाएगी और एक्टिव केस कम होने लगेंगे। जी उन्होंने कहा कि मई के अंत तक स्थिति बेहतर होने लगेगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि सभी राज्यों में एक सामान्य स्थिति ही दिखाई देगी। जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं वहां भी मई के अंत तक हालात सामान्य होने लगेंगे। मौजूदा लहर पिछले लहर से इस मायने में अलग है कि रोजाना दर्ज की जा रही मौतों पर इस बार संक्रमण की दर के मुकाबले कम है। वैक्सीन आ जाने के बाद लोगों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण ही कोरोना के आंकड़े में इजाफा हुआ। दोस्तों दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत दे दी है। जी कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद को केवल इस बात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार की जाए। जी उमर खालिद पर उन्हें दंगों की साजिश रचने का आरोप है। जी पुलिस ने कहा था कि दंगे से पहले 8 जनवरी 2020 को खालिद ने ताहिर हुसैन और अन्य से शाहीन बाग इलाके में मुलाकात करके दंगों की साजिश रची। इसके लिए पहले से तैयार रहने की योजना भी बनाई गई। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। जी गुरुवार को पहली बार इतने दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर चुका है। ये इससे एक दिन पहले के मुकाबले 9% अधिक था। इस दौर में 1184 लोगों की जान चली गई, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इस बीच देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख पहुंच गई है। इस महीने सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। जी हाँ, 31 मार्च को ये 6 लाख थी। ज्यादा सक्रिय मामलों का अर्थ है कि इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और जान जाने की संख्या में भी तेजी आएगी। गुरुवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक केवल के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि अधिक महाराष्ट्र में 61,695 मामले सामने आए। देश में कुल 2,16,902 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कुल 349 जान गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 135, दिल्ली में 112 और उत्तर प्रदेश में 104 लोगों की जान गई। गुजरात में 81, कर्नाटक में 66 और मध्य प्रदेश में 53 लोगों की जान चली गई।
दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने कस्टमर के नाम एक जरूरी सूचना दी है। जी ये सूचना आईएफएससी और फिर इससे जुड़े बेनिफिशियरी को लेकर है। जी स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज होने के बाद कस्टमर को अपने पुराने बेनिफिशियरी को अकाउंट से डिलीट करना चाहिए। जी बाद में नए आईएफएससी के साथ बेनिफिशियरी को दोबारा रजिस्टर करना चाहिए। स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर में लिखा है कि पेमेंट फेलियर से बचने के लिए जरूरी है कि कस्टमर्स बेनिफिशियरी लिस्ट को दोबारा रजिस्टर करें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि यूबीआई और ओबीसी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हुआ है। अब पूरा का पूरा आईएफएससी कोड को भी बदला गया है। लेकिन अगर ये एसबीआई कस्टमर अब भी पुराने कोड के साथ बेनिफिशियरी का रिकॉर्ड दर्ज किए हुए हैं तो फिर पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। यह ट्रांसफर फेल हो जाएगा। ये तब तक होगा जब तक नया आईएफएससी कोड रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। दोस्तों देश भर में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस के देखते हुए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नीट पीजी 2021 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसको लेकर जानकारी दी है। यह परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। जी हाँ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एनबीई ने 14 अप्रैल को नीट पीजी 2021 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। जी यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब छात्रों को नए तारीख का इंतजार करना होगा। दोस्तों देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के नए जमाने के फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी है। जी बैंक ने बताया कि अब जालसाज आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया है कि पंजाब नेशनल बैंक इस समय सभी को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि जालसाज नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते से पैसा चुरा रहे हैं। जी बैंक का कहना है कि किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड ना करें। बैंक के मुताबिक इन दिनों आईटीआर के नाम पर भी फ्रॉड शुरू हो गए हैं। ये जालसाज इनकम टैक्स के मिले जुले नाम से मैसेज भेजते हैं। इसके बाद लिंक खुलते ही ग्राहकों से डेबिट कार्ड, सीवीवी नंबर, जन्मतिथि जैसी डिटेल्स मांगी जाती है। इन सब डिटेल्स को पाने के बाद वे जालसाज तुरंत खाते से पैसा चुरा लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर भी इस तरीके की जानकारी दी हुई है। वेबसाइट पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी लोगों को इस ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानकारी दी जा रही है। किसी भी संदिग्ध ईमेल का जवाब ना देकर और अपने बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर ना करें क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मांगते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप पर भी एक नया सर्कुलेट किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपना आईटीआर भर दिया है उन लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।